Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss a new chapter which is the amines chapter, है ना। आज की क्लास में हम amines का चैप्टर वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे बेटा? आज के जो हमारे टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी वी विल बी हैविंग अ वेरी शॉर्ट थ्योरी एंड कुछ क्वेश्चंस हमें आज की क्लास में डिस्कस करने हैं, करेक्ट। तो बेटा जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करते हो, जब आप इस अमीन्स के चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमीन्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि अमीन्स जो होता है दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। जब भी आपको ये ग्रुप अटैच्ड दिखाई दे तो आप समझ जाते हैं कि आपके पास जो रिस्पेक्टिव कंपाउंड है दैट इज अ अमीन। अब बात ये आती है कि अमीन्स के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं बेटा। अमीन्स जो होते हैं दैट कैन बी प्राइमरी ऑल्सो, दैट कैन बी सेकेंडरी ऑल्सो, दैट कैन बी टर्शरी ऑल्सो, है ना। अभी हम सिर्फ अमीन्स की एलिफैटिक की बात कर रहे हैं। एलिफैटिक अमीन्स कौन सा बेटा? अभी हम सिर्फ एलिफैटिक अमीन्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा आर ग्रुप होगा, है ना। ओनली द एलिफैटिक अमीन्स। जैसे कि प्राइमरी की मैं बात करूं बेटा तो आपके पास हो सकता है आर NH2। सेकेंडरी की बात करूं बेटा तो आर NHR। टर्शरी की बात करूं तो RNR एंड R। ये आपका टर्शरी हो गया। इवन अगर आप चाहें तो क्वार्टरनरी भी हो सकता है ना। क्वार्टरनरी भी हो सकता है बेटा जब आपके पास जो है चारों के चारों ग्रुप्स लग जाए। इवन आपके पास क्वार्टरनरी अमीन भी हो सकता है, बट उस सिचुएशन में आपके पास जो है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बट हम जो यूजुअली पढ़ते हैं बेटा, हम जो यूजुअली पढ़ते हैं वो सिर्फ टर्शरी तक ही पढ़ते हैं। क्वार्टरनरी में आपको किस किस बात का ध्यान रखना होगा वो मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। क्वार्टरनरी भी हो सकता है। तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। प्राइमरी का मतलब है कि जब आपके पास सिर्फ एक आर ग्रुप अटैच्ड हो। सेकेंडरी का मतलब है जब आपके पास दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो। टर्शरी का मतलब है जब आपके पास तीनों ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, है ना। जैसे मान लो बेटा यहां हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम सबसे पहले प्राइमरी अमीन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। ऐसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है बेटा CH3NH2 और आपको इसका नाम लिखना है। तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम होगा बेटा मिथानामाइन, यानी कि मीथेन में से ई हटा दिया तो मिथानामाइन आपका जो है नाम हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर आपके पास दो कार्बन आटम है तो इथानामाइन लिख सकते हैं, तीन है तो प्रोपाइनामाइन लिख सकते हैं, करेक्ट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 NH2। आप इसे क्या लिखोगे बेटा? आप इसे लिखोगे N प्रोपाइल अमीन, है ना, यानी कि स्ट्रेट चेन में है आपके पास आपका अमीन ग्रुप। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? N प्रोपाइल अमाइन। अब यही का यही आपके पास अगर ऐसा लिखा हो CH3 कार्बन के साथ NH2 ग्रुप अटैच्ड हो विद द H एंड CH3 तो आप इसे लिख सकते हैं आइसो प्रोपाइल अमीन, आइसोप्रोपाइल अमीन। तो एन प्रोपाइल अमीन, आइसोप्रोपाइल अमीन, मेथानामाइन, ये सब आपके नाम हो सकते हैं। इसी तरीके से बेटा आप अगर चाहें तो सेकेंडरी अमीन भी आप देख सकते हैं, है ना। जैसे कि सेकेंडरी अमीन की अगर हम बात करें तो आपके पास मान लो बेटा लिखा है CH3, फिर लिखा है NH और फिर लिखा है C2H5, है ना। C2H5 भी नहीं लिखते, हम लिखते हैं CH2 CH3। तो बेटा इसमें से जो बड़ा आपका पार्ट होता है उसको आप अपनी मेन चेन मान लेते हैं। नंबरिंग कर दो बेटा, 1 यहाँ से 2 यहाँ से, है ना। ये आपकी मेन चेन हो गई, है ना। इसके साथ ये जो CH3 अटैच्ड होगा आपको इसको क्या मानना होगा बेटा? इसको आपको मानना होता है ब्रांच। तो नाम आपके पास क्या हो जाएगा? N मिथाइल। नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच्ड है? जो मेन चेन का पार्ट है उसको नहीं देखना है, जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन सा है? कार्बन एक ही है तो उसको मिथाइल लिखेंगे। जब भी हमारी जो है ब्रांच होती है हम उसे आइल से जो है सफिक्स लगाते हैं। तो N मिथाइल और फिर मेन चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो N मिथाइल इथानामाइन, इथेन अमाइन। तो ई हटा दिया तो इथानामाइन हो गया, है ना बेटा। इस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हैं।
सिमिलरली आप चाहें तो टर्शरी की भी नेमिंग कर सकते हैं। आप सिमिलरली चाहें बेटा तो आप टर्शरी की भी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास आता है N, एक CH3 मान लो बेटा, एक CH3 मान लो, यहाँ पर मान लो आपके पास प्रेजेंट है CH2 CH2 CH3, है ना। अब इनमें से जो है, चलो एक और चेंज कर लेते हैं। इनमें से जो है बेटा, जो आपके पास सबसे ज्यादा लंबी कार्बन चेन होगी उसको आप क्या मानोगे, अपनी मेन चेन मानोगे, और उसमें आप अपनी नंबरिंग भी कर दो। हो सकता है आपकी पहली पोजीशन पे हो सकता है आपकी दूसरी पोजीशन पे हो। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर ही नाइट्रोजन अटैच्ड है। तो एक तो बेटा आपकी ब्रांच ये हो गई, एक आपकी ब्रांच ये हो गई। अब ये ब्रांच आपकी M से स्टार्ट है, तो ये ब्रांच आपकी E से स्टार्ट है। आपको पता है आपको नेमिंग में हमेशा अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे N इथाइल पहली ब्रांच, फिर बेटा N मिथाइल, N इथाइल, N मिथाइल। उसके बाद अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो उसका नाम लिख लो। वो हो जाएगा बेटा आपके पास प्रोपानामाइन। तो इस तरीके से आप अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स जो है उनकी नेमिंग को कर सकते हो। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स की नेमिंग को बेटा कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो आपकी मेन चेन है, बचा हुआ पार्ट आपकी ब्रांच है। ब्रांच को लिखते समय N लिखना पड़ता है क्योंकि वो N के साथ अटैच्ड है, इसलिए हमें N को मेंशन करना होता है। अब यहाँ पर हमने N इथाइल पहले लिखा क्योंकि E पहले आता है, फिर N मिथाइल लिखा, फिर अपनी मेन चेन का नाम लिख दिया और बता दिया कि हम अमीन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा। ये है थोड़ा सा एक छोटा सा क्लासिफिकेशन। अब जैसे ही बेटा एलिफैटिक अमीन की बात करते हो तो आपसे वो एरोमेटिक अमीन के बारे में भी पूछ सकता है। एलिफैटिक भी पूछ सकता है बेटा, एलिफैटिक भी पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है एरोमेटिक अमीन के बारे में। किसके बारे में बेटा, एरोमेटिक अमीन के बारे में, यानी कि एराइल अमीन के बारे में। आपके पास डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच्ड हो तो आप उसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अमीन। इस रिस्पेक्टिव कंपाउंड का अपना एक नाम होता है एनिलीन, बहुत ही फेमस कंपाउंड होता है, याद आपको रहना चाहिए एनिलीन। और इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी होते हैं बेटा, बट मेन आपका ये है। ठीक है, तो हमने डिस्कस करा है बेटा, एक तो अपना एलिफैटिक अमीन, एक हमारा एरोमेटिक अमीन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अमीन्स की सिंपल क्लासिफिकेशन होने के बाद हमें डिस्कस करना होता है बेटा, इसके बाद हमें डिस्कस करना होता है अबाउट, हमें डिस्कस करना होता है बेटा अबाउट द प्रिपरेशन, कि हम अमीन्स को किस किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम बेटा अमीन्स को किस किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका मेथड आएगा, सबसे पहला जो बेटा आपका मेथड आएगा रिडक्शन। आप रिडक्शन किससे करा सकते हैं, रिडक्शन आप करा सकते हैं किससे, आपका जो है नाइट्रो कंपाउंड होता है उसका रिडक्शन आप कराइए इन द अमीन। ये आपकी रिएक्शन रहने वाली है। नाइट्रो ग्रुप से बेटा आप अमीन पे जाने वाले हैं। अब नाइट्रो आपका एलिफैटिक भी हो सकता है, ध्यान रहे, और एरोमेटिक भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे, है ना, जो आपको अच्छा लगे वो हो सकता है ना। आपको क्या दे देगा, ये दे देगा बेटा RNH2 या फिर ArNH2। जो रिएजेंट बेटा यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पर जो आपके पास रिएजेंट रहेंगे नाइट्रो का रिडक्शन करने के लिए, वो एक तो होता है बेटा आपके पास हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, जो आप लेना चाहें। एक तो आप अपना ये रिएजेंट ले सकते हैं, दूसरा रिएजेंट आप ले सकते हैं बेटा मेटल के साथ एसिड, जैसे कि टिन ले सकते हैं प्लस HCl ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं प्लस HCl ले सकते हैं। अगर ये आपके पास रिएजेंट्स प्रेजेंट है तो वो नाइट्रो ग्रुप को आराम से अमीन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल की मैं आपसे बात करूं, आपके पास प्रेजेंट है नाइट्रोबेंजीन, आपके पास प्रेजेंट है नाइट्रोबेंजीन, तो इनमें से आप कोई भी रिएजेंट उठा के डालो, और कोई भी रिएजेंट उठा के आप डालो बेटा, तो वो आपका सिंपल NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है बेटा सबसे पहला प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अमीन। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। उसी तरीके से आप जो है रिडक्शन कर सकते हो
आप रिडक्शन कर सकते हो बेटा साइनाइड ग्रुप का टू गिव यू प्राइमरी अमीन, है ना। यहां पर आप साइनाइड का जब रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन मिलेगा। लेकिन इस सिचुएशन में जो आपके रिएजेंट्स रह सकते हैं, है ना, यहां पर जो आपके पास आपके रिएजेंट्स रह सकते हैं वो रह सकते हैं बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपके पास रह सकता है हाइड्रोजन प्लस प्लैटिनम पैलेडियम निकल, है ना। ये दोनों रिएजेंट्स बेटा आपके पास रह सकते हैं। साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं, ये आपके पास कोई प्रेजेंट है साइनाइड ग्रुप, उसको कन्वर्ट कर देंगे बेटा किसमें, RCH2NH2। ये इनका काम होता है। ये क्या होता है बेटा, इनका काम होता है टू कन्वर्ट द साइनाइड ग्रुप इनटू द अमीन ग्रुप, साइनाइड ग्रुप इनटू द अमीन ग्रुप। बेटा इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं हमारे पास प्रेजेंट है साइनोबेंजीन, तो आप इनमें से कोई भी रिएजेंट डालो जो आपको अच्छा लगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर इनमें से कोई, तो सिंपल आपका कन्वर्जन हो जाएगा CH2 में NH2 में। तो दिस इज द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन अगर आप रिडक्शन कराते हो बेटा किसका, अपना साइनो ग्रुप का। इतना लिखेंगे बेटा पहले, इतना लिखेंगे बेटा पहले है ना, ध्यान रहे इस चीज का। एक और चीज कर सकते हो बेटा, सी ऑप्शन जब हम लेते हैं रिडक्शन में, आप साइनाइड का ही नहीं, अब आप आइसोसाइनाइड ग्रुप लो और उसको आप कन्वर्जन कराओ, रिडक्शन कराओ, तो बेटा हमेशा ध्यान रहे वो आपको सेकेंडरी अमीन देगा। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करके आपको सेकेंडरी अमीन मिलता है। यहां पर जो आपके पास रिएजेंट होंगे, या तो बेटा आप रिएजेंट को यूज कर सकते हो अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर बेटा आप यूज कर सकते हो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम और निकल। आपको इनमें से जो रिएजेंट यूज करना है करिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको मिलेगा आपका सेकेंडरी अमीन। जैसे मान लो बेटा आपके पास प्रेजेंट है CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, आप इनमें से कोई भी रिएजेंट डालिए तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 NH CH3। ये बेटा आपको अपना रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाएगा विद द रिडक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पर आपके पास जो आपको अमीन मिल रहा है दैट इज द सेकेंडरी अमीन, दैट इज द सेकेंडरी अमीन। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। एक और बेटा आप अपना रिडक्शन करा सकते हैं, जो डी पार्ट है रिडक्शन का वो है बेटा कि आप अमाइड से अमीन पे जा सकते हैं, आप अमाइड से अमीन पे जा सकते हैं। तो यहां होगा क्या बेटा, आपके पास प्रेजेंट होगा RC डबल बॉन्ड O NH2 और इससे आप कन्वर्जन कर सकते हैं RCH2 NH2 के अंदर। RCONH2 से आप कन्वर्जन कर सकते हैं बेटा RCH2 NH2 के अंदर। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इस चीज को। आप चाहें तो अमाइड का भी रिडक्शन कर सकते हैं बहुत प्यार से। और ये जो चीज हो पाती है बेटा, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ही हो पाता है। जैसे कि आप यहाँ पे R भी ले सकते हैं, अराइल ग्रुप भी ले सकते हैं, R ग्रुप भी ले सकते हो बेटा, अराइल ग्रुप भी ले सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने लिया फॉर एग्जाम्पल बेंजामाइड, बेंजीन CH2NH2, तो इसकी प्रेजेंस में बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास बेंजीन CH2NH2। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एज अ रिजल्ट। तो ये सभी के सभी रिडक्शन के मेथड्स हैं। एक पेज पे हमने सारे मेथड्स को कवर कर लिया है कि कौन कौन से मेथड से आप कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। दीज आर द मेथड्स टू प्रिपेयर अमीन विद द हेल्प ऑफ द रिडक्शन। तो बेटा नाइट्रो का रिडक्शन कर सकते हो, है ना। मैं फिर से बोल रही हूँ इस बात को, आप नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कर सकते हो, आप साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन कर सकते हो, है ना, आप आइसोसाइनाइड ग्रुप का रिडक्शन कर सकते हो, आप अमाइड ग्रुप का रिडक्शन कर सकते हो। तो आपने रिडक्शन किन किन का करवाया है, आपने रिडक्शन बेटा किस किस का कराया है, आपने रिडक्शन कराया है नाइट्रो ग्रुप का, आपने रिडक्शन कराया है साइनाइड ग्रुप का, आपने रिडक्शन कराया है आइसोसाइनाइड ग्रुप का, और आपने रिडक्शन कराया है अमाइड ग्रुप का।
इनमें से किसी का भी आप रिडक्शन कराइए, बहुत प्यार से आपको आपका जो है बेटा अमीन मिल जाएगा, आपको बहुत प्यार से अमीन मिल जाएगा। नोट कर सकते हो बेटा इस चीज को, नोट कर सकते हो इस चीज को, ध्यान रहे, नोट करो बेटा इस चीज को, किस किस तरीके से आप रिडक्शन से अपना अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं। लिख लेंगे बेटा। उसके बाद आपके पास आती है अगली रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन, जिसे हम बोलते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस अगली रिएक्शन है बेटा, हॉफमैन अमोनोलिसिस। यहां क्या होता है, मान लो बेटा कि आपने लिया एक अमीन, है ना, और उसकी रिएक्शन आपने कराई है किसके साथ, अमीन नहीं लेना है बेटा, आपने लिया है सबसे पहले अमोनिया, आपने उसकी रिएक्शन कराई किससे, आरएक्स से, है ना। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, आपको कुछ नहीं करना होता है बेटा, आपको सबसे पहले ये लोन पेयर उठाकर वहां पर अटैक कराने होते हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी दिखाई देती है ना। तो आप ये अटैक लोन पेयर का इधर कराते हैं, ये एक्स निकल जाता है बाहर, तो आपको एज ए रिजल्ट जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RNH2 पॉजिटिव एक्स, और साथ में आपके साथ क्या जुड़ जाता है, R जुड़ जाता है ना बेटा। और यहाँ पर आपके पास क्या निकल जाता है, X नेगेटिव निकल जाता है। ये X नेगेटिव जाके बेटा हाइड्रोजन को भी खींच लेता है, और आपके पास एज ए रिजल्ट जो चीज बनती है दैट इज RNH2 प्लस HX, है ना। ये बेटा आपको प्रोडक्ट आपका मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं कि ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है, तो हम इस रिस्पेक्टिव रिएक्शन को, इस पूरी की पूरी रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना। यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर पूछ लेते हैं कि क्यों इस रिस्पेक्टिव रिएक्शन को बेस की प्रेजेंस में करवाया जाता है। इसका रीजन ये है बेटा, इसका रीजन ये है कि ये दोनों ना आपस में रिएक्शन करने लग जाते हैं, है ना। यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, एक्स पर डेल नेगेटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर जाके हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं बेटा, और क्या बना लेते हैं, यहाँ पर जो फिर प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RNH3 पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, है ना। ये हाइड्रोजन को खींच लेता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक्स बाहर निकलता है और उसके साथ जुड़ के अपना प्रोडक्ट बन जाता है। पर हमें तो बेटा ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं ना, हमें तो अमीन चाहिए। तो ये क्या मिल रहा है आपको, अमोनियम एक कंपाउंड मिल रहा है, एल्काइल अमोनियम कंपाउंड मिल रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। तो बेस क्या करता है ना बेटा, यहाँ पर जो बेस होता है RNH2 प्लस HX में जब आप कोई बेस ऐड कर देते हैं तो वो बेस जाके इस एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है ना। और बेस हम कौन सा ऐड करते हैं बेटा, अमोनिया बेस ऐड करते हैं, हम अमोनिया बेस यहाँ पर ऐड करते हैं। तो जैसे आपने अमोनिया की रिएक्शन HX से कराई, है ना, तो RNH2 बच गया, लोन पेयर ने जाके इस पे अटैक किया और यहाँ बन गया अमोनियम एंड X नेगेटिव। तो उस सिचुएशन में बेटा अब जो लास्टली आपका इस रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी RNH2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इस रिएक्शन को बेस के प्रेजेंस में क्यों कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी रिएक्शन है इसमें ये आपके प्रोडक्ट्स ही आपस में रिएक्शन करने लग जाते हैं, कुछ और ही बना लेते हैं। इस रिस्पेक्टिव रिएक्शन को रोकने के लिए हमें HX को किसी के साथ रिएक्शन करवाना है, हमने बेस डाल दिया, बेस डालते ही इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कर दी। बेस में कौन सा ले रही हूँ, अमोनिया ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको डाला तो इनकी आपस में रिएक्शन हुई, अमोनियम X नेगेटिव बना। So you get a whole product as like this। ठीक है बेटा, लिखेंगे इतनी चीज को तो ये आपको मिल जाता है, इसलिए बेटा ये आपको मिल जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप बेटा दिस इज क्लियर। तो ऐसे ही आप जो है, ऐसे ही बेटा आप जो है जब आपने एक बार RX डाला,
है ना बेटा। जब आप अमोनिया के साथ एक बार RX डालेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो मिलेगा NH2R, है ना। जब आप RNH2 की रिएक्शन फिर से कराएंगे बेटा RX से तो आपको क्या मिलेगा, फिर से आपके पास ये लोन पेयर जाके इस R पे अटैक करेगा। यहाँ पर लोन पेयर ने R पे अटैक किया था, X निकला था बाहर। हमने पूरा मैकेनिज्म देख लिया, फिर से करने की जरूरत नहीं है। X यहाँ से निकल गया बाहर, अब दोनों R आपके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे तो R2NH आपको मिल जाएगा। फिर यही R2NH बेटा फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ, RX के साथ, है ना। फिर लोन पेयर जाएगा, इस पे अटैक करेगा और X निकल जाएगा बाहर। फिर से बेटा X निकल जाएगा बाहर, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर R3N कर सकते हैं, तो टर्शरी अमीन मिल जाएगा आपको। और फिर अगर आप फिर से टर्शरी अमीन की रिएक्शन RX से कराते हैं तो ये लोन पेयर फिर से R पे जाके अटैक कर सकता है, X निकल जाएगा बाहर। तो आपके पास बनेगा बेटा R3N पॉजिटिव, नॉट R3N पॉजिटिव बेटा, आपके पास बनेगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। तो ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ये सभी के सभी बेटा प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो जब आप ये रिएक्शन कराते हैं पहले RX से तो आपको मिलता है बेटा क्या, प्राइमरी अमीन। यहां आपको क्या मिल जाएगा बेटा, फिर सेकेंडरी अमीन। फिर से RX की रिएक्शन कराई तो टर्शरी अमीन, और फिर से कराई बेटा तो क्वार्टरनरी अमीन सॉल्ट मिल जाता है हमें, क्वार्टरनरी अमीन सॉल्ट मिल जाता है बेटा हमें मिल जाता है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो आप इस रिस्पेक्टिव मेथड में अगर RX को एक्सेस में लें, अगर आप इसी मेथड में अगर बेटा RX को एक्सेस में लेते हैं तो आप जितना एक्सेस में लेंगे उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स मिलते चले जाएंगे। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस जो आपका मेथड होता है उससे आप डिफरेंट डिग्री ऑफ द अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ जितने भी सवाल बन सकते हैं सब कुछ आपके पास आपके ब्लैक बोर्ड पे प्रेजेंट है बेटा, जो भी आपसे पूछा जा सकता है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। आता ही है बेटा, सब कुछ आपने करा ही हुआ है, एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी डन, सब कुछ आपको ऑलरेडी आता ही है ना बेटा। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं अगली रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलिसिस होने के बाद बेटा अगला जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज योर गैब्रियल थालमाइड रिएक्शन, है ना बेटा। अगला आपके पास ये रिएक्शन आता है गैब्रियल थालमाइड रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, देखो तुम्हारे पास होता है एक कंपाउंड जिसको तुम क्या बोलते हो, जिसको तुम बोलते हो थैलीमाइड, है ना। थैलिक एसिड से मिलकर बनता है बेटा ये थैलीमाइड। अब आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन कराते हो पहले आप KOH से, जिसका नाम क्या है, बेस है। बेस का काम क्या होता है बेटा, बेस का काम होता है प्रोटॉन को खींचना। तो ये रिस्पेक्टिव बेस जाएगा और प्रोटॉन को खींचेगा। खींचने के बाद इसने क्या बना लेना है, प्रोटॉन को खींच के इसने क्या बना लेना है, इसने बना लेना है RCOO N नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, ये बना लेगा बेटा। और फिर एरो पे आपको दिखाई देता है क्या, एक एल्काइल हैलाइड। अब आप क्या करोगे, R पे क्योंकि डेल पॉजिटिव चार्ज है तो आप इस नेगेटिव चार्ज का अटैक करा देंगे और X निकल जाएगा बाहर। कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा या दिखाई देगा, है ना बेटा। क्यों आपके नाइट्रोजन ने का अटैक किया R पे, क्योंकि R के ऊपर क्या चार्ज है, डेल पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट महसूस कर रहा है। तो उसके बाद बेटा अगली चीज, जैसे आप अटैक कराएंगे तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा R, और आपके साथ X नेगेटिव निकल जाएगा बाहर, है ना। आपके पास बेटा X नेगेटिव निकल जाएगा बाहर। उसके बाद हम फिर से फर्दर रिएक्शन कराते हैं बेटा, उसके बाद हम फिर से फर्दर रिएक्शन कराते हैं 2KOH से, है ना। और पानी तो आपके पास है ही, 2KOH जो है आप अपने अब मॉलिक्यूल्स को लेते हो तो आपके पास ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है ना।
तो जब आप KOH को अटैच करते हो तो KOH यहाँ पर आता है बेटा, KO और H यहाँ पर आता है ना। इस तरीके से ये चीजें जुड़ती हैं, तो इतना पोर्शन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, इतना पोर्शन एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जैसे जैसे मैंने लिखा है बेटा आपको वैसे ही करना है। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पर भी बेटा C डबल बॉन्ड O था। अब जहां से मैंने बीच में से काटा है ना, जहां से बेटा मैंने बीच में से यूं काटा है, यूं जो मैंने बीच में से काटा है, तो उस तरफ क्या गया है ओके, इस तरफ भी क्या गया है ओके गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं COOK, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं COOK, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। और N के साथ ऊपर क्या आया है H आया है, इधर भी N के साथ नीचे क्या आया है H आया है। तो इसका मतलब अगली चीज आपके पास जो बनी दैट इज RNH2। और यही तो बेटा हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था। हम अमीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, गैब्रियल थैलेमाइड से प्राइमरी अमीन ही आप ओनली प्रिपेयर कर सकते हैं। आप कभी भी सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, एट एनी कॉस्ट नहीं कर सकते। ये ध्यान रहे बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान रहे। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन बेटा, ये ध्यान रहे आपको, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। आप इससे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 स्टार्स लगा दिए हैं, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस इज योर बेटा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। लिखेंगे इतना, जल्दी लिखो बेटा, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। उसके बाद आपके पास आता है बेटा, उसके बाद आपके पास आता है अगली चीज, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब ये बेटा आपके पास रिएक्शन आती है, इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, आप लेते हो कोई ना कोई अमाइड, जो भी आपको अच्छा लगे आप अमाइड लेते हो, उसकी रिएक्शन कराते हो बेटा NaOH के साथ, और साथ में लेते हो Br2। ये दोनों आपके रहते हैं रिएजेंट्स जो आपके अमाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इस रिएक्शन की खासियत है कि ये आपके लिए अमीन बनाएगा, और हमेशा जो अमीन बनेगा वो CO को हटा देगा, यानी कि इसमें जितने कार्बन थे इस पूरे के पूरे कंपाउंड में से, उसमें से एक कार्बन को हटा के आपको क्या मिलेगा, आपका अमीन मिलेगा। साथ में आपको क्या मिलता है बेटा, साथ में आपको मिलता है Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2, है ना। ये सब आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मिलता है बेटा इस प्रोसेस में आपका अमीन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो आप कोई भी अमाइड ले सकते हैं, आप एलिफैटिक ले सकते हैं, एरोमेटिक ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। आपका बेंजामाइड को कन्वर्ट करने का मन कर रहा है तो आप बेंजामाइड को भी कन्वर्ट कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है बेटा कि आपका अमाइड का जो CO ग्रुप है वो आपको इन द प्रोडक्ट्स नहीं दिखाई देगा। ये जो आपका CO ग्रुप है वो नहीं मिलता आपको प्रोडक्ट में, ये जो CO ग्रुप है वो नहीं मिलता आपको प्रोडक्ट में, CO ग्रुप आपको प्रोडक्ट में नहीं दिखाई देगा, जो बचा हुआ पार्ट होगा बस वही दिखाई देगा। तो ये जो रिएजेंट है बेटा इसको आपको ध्यान रखना है, ये रिएजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, रिएजेंट को भूलना नहीं है। अमाइड विद NaOH एंड Br2 गिव्स यू अमीन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। लिखो बेटा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये, इससे बहुत सवाल आते हैं, बहुत सारे टाइप के सवाल बन सकते हैं। एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, कोई भी आप ले सकते हो, आपका चाहे एलिफैटिक हो, है ना, या फिर एरोमेटिक हो, जो अमाइड आपको अच्छा लगे, एनी अमाइड यू कैन टेक। एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइड दोनों कन्वर्जन होते हैं आपके किसमें, अमीन में। उसके बाद बेटा चलते हैं अगली चीज पर।
अब आते हैं बेटा नेक्स्ट चीज पर, दैट इज द, अब आते हैं बेटा अगली चीज पर, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। अब आपके पास जो आपके अमीन्स होंगे बेटा, हमें डिस्कस करनी है उनकी केमिकल रिएक्शंस। अब हमें क्या डिस्कस करनी है बेटा, अमीन्स की केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अमीन्स। सबसे पहले उसमें आता है बेटा बेसिसिटी। क्या आता है बेटा सबसे पहले, बेसिसिटी। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, अब आपको बेटा ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो अमीन्स होते हैं, है ना, दे आर लीवाइस बेसिस, है ना, या लुइस बेसिस, जो आप बोलना चाहें, दे आर द लुइस बेसिस, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, उनके पास प्रेजेंट होता है बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको वो क्या कर सकते हैं, जिसको वो डोनेट कर सकते हैं। उनके पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वो डोनेट कर सकते हैं। इस वजह से उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अपने लुइस बेसिस, है ना। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर बताती हूँ, RnH2, यू नो दैट आपके पास ये लोन पेयर है, आप किसी भी अपने लुइस एसिड को दे दो, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज है, तो आप लोन पेयर होने की वजह से डोनेशन कर सकते हैं, यानी कि आप एक बहुत अच्छे लुइस बेस बन सकते हैं, है ना। आप एक लुइस एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, आप किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ये बात हमेशा आपको ध्यान रहे, यानी कि जितने आपके +R+I ग्रुप्स ज्यादा होंगे और जितने कम -R-I ग्रुप्स होंगे, उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ इस रिस्पेक्टिव चीज पे डिपेंड करती है। ये हमें पता ही है +R और -R ग्रुप्स क्या होते हैं, इतना तो हम अब इस लेवल पे जानते ही हैं बेटा, है ना। तो बेटा गैसियस फेज में, अब गैसियस फेज में आपसे पूछा जाता है कि आपके पास प्रेजेंट है CH3NH2, आपके पास प्रेजेंट है बेटा CH3 होल ट्वाइस NH, और आपके पास प्रेजेंट है बेटा CH3 होल थ्राइस N विद द लोन पेयर। सभी पर लोन पेयर है बेटा, सभी पर लोन पेयर है, तो इन सब की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, है ना। इन सब की बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि पता है बेटा कि आपकी बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, जिसको हम KB की वैल्यू से भी जानते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, +R और +I ग्रुप के। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। और हमारा जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, हमारा एल्काइल ग्रुप जो होता है, यानी कि इस रिस्पेक्टिव केस में मिथाइल ग्रुप, वो बेटा आपको पता है कि +R और +I ग्रुप ही होता है। तो जितने ज्यादा +R और +I ग्रुप होंगे, उतनी ज्यादा आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +R और +I ग्रुप्स होती है। तो इसमें आपके पास कितने हैं एल्काइल ग्रुप, इसमें बेटा कितने एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पर बेटा आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर बेटा आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है ना। तो जैसे जैसे आपका एल्काइल ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती भी चली जाएगी। तो इसलिए बेटा अगर आप KB की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा, अगर मैं इनको नाम दे दूं A, B और C, तो सबसे ज्यादा बेसिक बेटा C है, फिर B है, फिर A है, या सिंपल आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा बेसिक है आपका टर्शरी अमीन, फिर है बेटा आपका सेकेंडरी अमीन, और फिर है बेटा आपका प्राइमरी अमीन। ये बात किसी भी बच्चे के दिमाग में से कभी ना निकले, ये गैसियस फेज का सबसे आसान सवाल है, बहुत आपको अच्छे से आना चाहिए। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि उतना ज्यादा +R और +I ग्रुप होता है। लिखेंगे बेटा इतना, इतना लिखेंगे बेटा सभी बच्चे। अब क्या होता है, ये तो बात थी बेटा किसकी, गैसियस फेज की। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्वस फेज के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, या पानी में क्या आंसर होना चाहिए, तो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ बेटा कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अमीन
जो है एक्वस फेज में थोड़ा डिफरेंट टाइप से जो है अपनी बेसिक स्ट्रेंथ को शो करते हैं। ठीक है, देखो बेटा ये आपका डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, है ना। एक तो बेटा आपका एल्काइल ग्रुप पर कि आपके पास कितने एल्काइल ग्रुप हैं, यानी कि कितने आपके प्लस आर और प्लस आई ग्रुप हैं। जितने ज़्यादा होंगे बेटा उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। एक इस बात पे भी डिपेंड करता है बेटा कि आपके पास क्राउडिंग कितनी है ना, स्टेरिक क्राउडिंग कितनी है। क्योंकि देखो बेटा अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है ना, ये आपके पास प्राइमरी अमीन है और ये बेटा आपके पास आपका सेकेंडरी अमीन है और ये बेटा आपके पास आपका टर्शरी अमीन है ना। ये कौन सा है बेटा प्राइमरी, ये कौन सा है बेटा सेकेंडरी, ये कौन सा है बेटा टर्शरी। अब आप देखो बेटा जब आप इसकी रिएक्शन जो है कराना चाहते हैं किससे, किसी भी आप इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो आपने इसको मान लो कि आपको सोल्यूशन में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को जानना चाहा, यानी कि आपने वाटर के अंदर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को जानना चाहा, है ना। तो अब क्या होता है ना बेटा, ये लोन पेयर जो है आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, आप अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, आप अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, आप अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो आप खुद देखो बेटा यहाँ पर आपके पास जो है मिथाइल ग्रुप 1 है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बेटा 2 हैं और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बड़े बड़े इस तरीके से 3 प्रेजेंट है। तो H पॉजिटिव के सिचुएशन में नाइट्रोजन के पास इजीली पहुंच पाएगा, जहां पर ये स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, जहां जो आपके ग्रुप्स है बड़े बड़े ग्रुप जो है वो कम अटैच्ड होंगे, है ना। H पॉजिटिव यहाँ इस नाइट्रोजन पे इजीली पहुंच जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम है। यहाँ पर बड़े बड़े इतनी सारी स्टेरिक मतलब अड़ रहे हैं, भीड़ भिड़क्का बहुत ज्यादा है, तो H पॉजिटिव इतनी जल्दी इतना इजीली इस नाइट्रोजन पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बेटा स्टेरिक क्राउडिंग के हिसाब से जो है, स्टेरिक क्राउडिंग के हिसाब से H पॉजिटिव सबसे इजीली किसके पास पहुंच पाएगा बेटा, H पॉजिटिव सबसे इजीली किसके पास पहुंच पाएगा, प्राइमरी के पास। तो क्राउडिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है प्राइमरी अमीन की, और बेटा इसके हिसाब से अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया ये होती है। अगर आप एल्काइल ग्रुप के हिसाब से देखोगे तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेटा उतनी ज्यादा आपकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो इसलिए आपके एक्वस फेज में ना तो आंसर इसके बेसिस पे किया जाता है ना, लेकिन अगर आपके पास जो आपका आर ग्रुप है, मान लो बेटा कि वो आपका मिथाइल ग्रुप है ना। अब बस कुछ बातें हैं उन पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से। मान लो बेटा कि आपका आर ग्रुप जो है वो आपका मिथाइल ग्रुप है, तो हमेशा आपकी केबी की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा हमेशा सेकेंडरी देन टर्शरी, नॉट टर्शरी, सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी। ये वैल्यू हमेशा बेटा फिक्स रहेगी, क्योंकि जब आपके पास आपका मिथाइल ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है, तो सेकेंडरी तो देखो बेटा हमेशा आएगा ही आएगा पहले, क्योंकि जब आप इसमें एक्वस फेज में बात करते हैं तो आपका जो है एल्काइल ग्रुप का भी इन्फ्लुएंस होता है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी इन्फ्लुएंस होता है कि आप H पॉजिटिव को कितना इजीली अपना लोन पे डोनेट कर सकते हैं। अब आपको पता है अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है तो आप इजीली डोनेट कर पाएंगे, यही अगर 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे तो आप लेस इजीली डोनेट कर पाएंगे। तो इन दोनों में से इस रिस्पेक्टिव क्राउडिंग के बेसिस पर आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो प्राइमरी की ज़्यादा होनी चाहिए। देखो बेटा एक्वस फेज में होती हमेशा सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी ज़्यादा है, अब उसके बाद किसकी ज़्यादा होगी वो एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है, ध्यान रहे ये चीज़। तो हमेशा बेटा CH3 होल ट्वाइस NH, उसके बाद CH3 NH2 और उसके बाद CH3 होल थ्राइस N, ये आपका आंसर रहेगा जब आपके पास मिथाइल ग्रुप होगा। और मान लो बेटा कि अगर आपके पास आपका मिथाइल ग्रुप नहीं है, R आपका CH3 के इक्वल है ही नहीं, आपका मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, कोई भी हो सकता है, अब आपका R ग्रुप मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी, तो उस सिचुएशन में बेटा जो आपकी KB की वैल्यू होती है सेकेंडरी की सबसे ज़्यादा, फिर टर्शरी की और फिर प्राइमरी की। सेकेंडरी हमेशा एल्काइल ग्रुप में ज़्यादा ही होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो अगर आपके पास लेट से C2H5 ग्रुप है तो C2H5 ग्रुप का ले बेटा तो सेकेंड अपन ले लेंगे NH, है ना, फिर अपने पास आ जाएगा C2H5 होल थ्राइस N और फिर हमारे पास आ जाएगा C2H5 NH2। तो बेटा जब आपके पास एक्वस सोल्यूशन है तो मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, कब मिथाइल ग्रुप है कब मिथाइल ग्रुप नहीं है, कौन से सिचुएशन में क्या होगा, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इतना लिखेंगे बेटा।
सबसे पहले ये चीज आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस होती है अमीन की, वो होती है बेटा आपका एल्काइलेशन। क्या होता है बेटा? एल्काइलेशन होता है। कुछ नहीं है एल्काइलेशन, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। अभी तुमने हॉफमैन अमोनोलिसिस जो किया था वही एल्काइलेशन होता है। जैसे मान लो बेटा कि अपन ने क्या करा, अपन ने अमीन लिया, उसकी रिएक्शन अपन ने RX से कराई, तो अपने को तो पता ही है बेटा कि RnH2 बनता है। अमीन जब भी किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो यही बनता है ना? ये अपन जानते हैं RnH2 बनता है, फिर HX बनता है, लेकिन हमें पता है कि हम ये रिएक्शन को बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज RnH2 प्लस अमोनियम X नेगेटिव। क्योंकि आपको पता है कि ये रिएक्शन फिर अमोनिया की प्रेजेंस में होती है, तो हमें बेसिकली हमें ऐसा अमीन मिल जाता है। लेकिन बेटा अगर यहीं पर ही हम अपना RX जो है वो एक्सेस में ले लेते हैं, बार बार RX की रिएक्शन कराते रहते हैं, तो हमें बेटा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव मिल जाता है। ये सब मैंने अभी आपको कराया है, ये सब चीजें अभी आपने मेरे साथ डिस्कस करी है ना, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन के अंदर। तो इसको बोला जाता है बेटा आपका एल्काइलेशन। इसको क्या बोला जाता है बेटा? एल्काइलेशन। तो लिखेंगे इस चीज को, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन बेटा ध्यान रहे। अब एल्काइलेशन के बाद आपके पास आ सकता है, आपके पास आ सकता है बेटा एसाइलेशन। एल्काइलेशन के बाद आपके पास आ सकता है बेटा एसाइलेशन। तो कुछ नहीं है, आपको बस एसाइल ग्रुप को अटैच करना है। आपके पास मान लो RnH2 कोई अमीन है, आपने उसकी रिएक्शन कराई CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप एसाइल ग्रुप होता है बेटा। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, उसने जाके अटैक करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी बेटा। तो क्या बनेगा आपके पास? RnH2 यहाँ पर पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड नॉट C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Cl, और R बेटा ये आपके पास आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना? ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा आपके पास। मान लो आपने ये लिखा हुआ था, फिर आपको पता ही है ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये Cl निकलेगा बेटा बाहर, है ना? लीविंग ग्रुप है Cl, बाहर निकलेगा, क्या बना? Rn पॉजिटिव H यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 बेटा प्लस क्या आपके पास Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव जाएगा, खाली से टिक के तो बैठेगा नहीं, ये हाइड्रोजन को खींच लेगा बेटा, और आपके पास एज नट शेल बन जाएगा RnH C डबल बॉन्ड OCH3। तो एसाइलेशन में हमने कुछ नहीं करा है, हमने उठाकर इस एसाइल ग्रुप को नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया है। हमने उसे एल्काइलेशन क्यों कहा था? क्योंकि हमने R ग्रुप को उठा के नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया था, है ना? हम इसे एल्काइलेशन क्यों कह रहे थे? कि हमने नाइट्रोजन के साथ R यानी कि किसी एल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया था। हम इसको एसाइलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने एसाइल ग्रुप को नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया, तो एसाइलेशन कह देंगे बेटा, और कुछ कहना ही नहीं है ना बेटा? सिमिलरली हम कह सकते हैं फोर्थ पार्ट में बेंजोइलेशन। फिर अपन क्या कह सकते हैं बेटा? फोर्थ पार्ट में हम कह सकते हैं कि हम बेंजोइलेशन करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेंजोइलेशन करा दो। तो उसमें आप क्या करो, RnH2 की रिएक्शन कराओ बेटा किससे? बेंजोइल क्लोराइड से। किससे कराओ बेटा? बेंजोइल क्लोराइड, है ना? बेंजोइलेशन में आपको बेंजोइल ग्रुप चाहिए, तो कुछ नहीं है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उसने अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट। उसी तरीके से पूरा मैकेनिज्म जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा RnH बेटा, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड योर रिंग, ये मिलेगा बेटा आपको। और ये जो आपके पास आपका ग्रुप अटैच्ड है दैट इज योर बेंजीन C डबल बॉन्ड O बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेटा ये आपकी बेंजोइलेशन हो जाएगी, वो आपकी एल्काइलेशन थी, ये बेंजोइलेशन हो जाएगी। लिखेंगे बेटा इसे, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, तीनों आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। लिखेंगे बेटा,
उसके बाद आपकी अगली जो रिएक्शन आती है, अगली बेटा जो आपकी रिएक्शन आती है अमीन्स की, दैट इज द फिफ्थ वन, जिसको हम बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन, है ना, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कुछ नहीं है बेटा, आप क्या करते हो इस सिचुएशन में, आप लेते हो या तो अपना प्राइमरी अमीन या फिर आप अपना एराइल अमीन लेते हो, इनकी रिएक्शंस आप कराते हो रिएजेंट से, और वो रिएजेंट आपके पास क्या रहता है, आपके पास रहता है बेटा क्लोरोफॉर्म, रहता है, प्लस आपके पास रहता है KOH और उसका रहता है एल्कोहलिक सोल्यूशन, या फिर आप इथेनॉलिक लिख दो, एल्कोहलिक लिख दो, जो भी आप लिखना चाहो। तो आपके पास एज अ रिजल्ट बेटा बनता है आइसोसाइनाइड, है ना, आपके पास बेटा एज अ रिजल्ट बनता है आपका आइसोसाइनाइड, आपके पास बनता है बेटा आपका आइसोसाइनाइड। हमारे पास बनता है आइसोसाइनाइड। तो ये है बेटा आपके पास आपकी कार्बाइल अमीन रिएक्शन। यहां पर आपके सेकेंडरी और टर्शरी अमीन रिएक्शन नहीं करते, डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, है ना, आपके सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन बेटा इस रिस्पेक्टिव रिएक्शन को नहीं देते। किसको बेटा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन को, दे डू नॉट परफॉर्म दिस रिस्पेक्टिव रिएक्शन। और जो आपके पास ये आइसोसाइनाइड बनता है ना बेटा, इसकी बड़ी ही घटिया सी एक स्मेल होती है, फॉल्स स्मेलिंग सब्सटेंसेस हैं ये, तो आपको पता चल जाता है कि आपका क्या प्रोडक्ट है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, है ना। ध्यान रहे बेटा, आइसोसाइनाइड जो होते हैं वो आपके फाउल स्मेलिंग, है ना, बहुत ही घटिया खुशबू वाले सब्सटेंसेस होते हैं, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, नॉट सब्सटेंसेस, आई मस्ट से दे आर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स। तो आपको एक सेकंड में पता चल जाता है कि आपका जो है आइसोसाइनाइड बन चुका है। तो ये है आपकी कार्बाइल अमीन रिएक्शन। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन ये नहीं देते। ArNH2 का आपका सिंपल मतलब होता है बेटा कि आपने बेंजीन के साथ NH2 लगा दिया है। तो बेंजीन आइसोसाइनाइड आपको मिल जाएगा बेटा, बेंजीन आइसोसाइनाइड मिल जाएगा आपको। तो ध्यान रहे ये चीज। अब आते हैं बेटा अगली रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। अगली रिएक्शन पे आते हैं बेटा नाइट्रस एसिड के साथ, दैट इज द बेटा सिक्स्थ रिएक्शन। जब हम रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ, रिएक्शन हम कराने वाले हैं बेटा किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। यहां क्या होता है बेटा, आप जो रिएजेंट लेते हो बेटा दैट इज NaNO2HCl, ये आपका रिएजेंट रहता है NaNO2HCl, है ना, क्योंकि इससे आपको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा आपको HNO2 प्लस NaCl। तो नाइट्रस एसिड यहां से आपको मिलता है, दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तब मिलता है ना। जैसे मान लो बेटा आपने लिखा RNH2, है ना, आपने इसकी रिएक्शन कराई तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये प्रोडक्ट बेटा आपको मिलता है जब आप किसी भी अमीन की रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और अगर आप इसकी फर्दर रिएक्शन वाटर से करा देते हैं तो आपको जो मिलता है दैट इज बेटा ROH। आप इस रिस्पेक्टिव मेथड से अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस रिस्पेक्टिव मेथड से बेटा आप अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको ArNH2 मिले, यानी कि आपको आपका एनिलीन मिल जाए और उसकी रिएक्शन आप इसके साथ कराते हैं रिएजेंट के साथ, तो आपको मिलता है बेटा बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। आप ऊपर एल्काइल डायअजोनियम क्लोराइड लिख सकते थे बट मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो आप इसे लिखते हैं बेंजीन डायअजोनियम
क्लोराइड बेटा, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। और इस रिस्पेक्टिव बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं बेटा, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड से आप फर्दर बहुत सारी रिएक्शंस को कर सकते हैं, ध्यान रहे। तो ये दोनों के दोनों आपके नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, आपका एल्काइल अमीन, एराइल अमीन। बस हमें इतना ध्यान रखना होता है कि ये दोनों के दोनों, है ना, हमें प्राइमरी चाहिए, प्राइमरी अमीन होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बेटा, प्राइमरी अमीन होने चाहिए। RNH2 ऑब्वियसली नाइट्रोजन के साथ एक R और एक ARNH2, है ना, इसमें भी नाइट्रोजन के साथ एक ही आपका एराइल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, और जो है हाइड्रोजन 2 ही चाहिए। तो प्राइमरी बेसिकली अमीन चाहिए हमें। आप एलिफैटिक या एरोमेटिक कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास जो ये रिस्पेक्टिव बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड बनता है, इसकी फर्दर भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो अब एक क्विक फॉर्म में मैं आपको वो रिएक्शंस भी बता देती हूँ, आपको आता है ये सब कुछ, बस एक समराइज्ड फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके लिए क्विक रिविजन हो जाएगी बेटा। अब देखो, जो हमारे पास हमारा ये कंपाउंड है, जो हमारे पास बेटा ये हमारा कंपाउंड है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अपना BDC यानी कि बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस यहाँ पर आपको मिल सकती है। सबसे पहली रिएक्शन आती है जिसे हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन। तो होता क्या है, अगर आप बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड को CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr या CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCN रिएक्शन कराते हो, तो आपको सिंपल इस डायज़ोनियम में से डायअज़ो वाले पार्ट को हटा के Cl लगा देना है, Br लगा देना है, CN लगा देना है। इन तीनों रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा, सैंडमेयर। और इसी का ही एक भाई होता है जिसे हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। CuBr HBr लिखा है तो सैंडमेयर है, और Cu और HBr लिखा है तो सिंपल ये गेटरमैन है। वो सैंडमेयर है बेटा, ये गेटरमैन है, सैंडमेयर गेटरमैन, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा अगर आप इसकी रिएक्शन बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप कराते हैं वाटर से, तो आपका ये पूरा डायअज़ो वाला पार्ट हटकर OH आ जाता है ना, तो आप उसे फिनॉल बोल सकते हैं। अगर आप इसे H3PO4 या अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा जो डायअज़ो वाला पार्ट है वो ही हट जाता है और आपको बेंजीन मिलता है ना। तो बेंजीन को प्रिपेयर करने के इनमें से आप कोई भी रिएजेंट ले सकते हो, H3PO4 भी ले सकते हो या आप अल्कोहल भी ले सकते हो, C2H5OH। उसके बाद बेटा अगर आप इसकी रिएक्शन HBF4 से कराते हैं तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, BF4 नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ पर Cl नेगेटिव हट के BF4 नेगेटिव लग जाता है और HCl बाहर निकल जाता है, तो ये मिलता है आपको। अब इसकी रिएक्शन अगर आप हीट करवाते हो इसे, तो आपका ये पूरा का पूरा पार्ट हटकर आपका फ्लोराइड ग्रुप अटैच हो जाता है। और अगर आप इसकी रिएक्शन किसी भी NO2 कंटेनिंग कंपाउंड से करते हैं तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। ध्यान रहे, जब आप बेटा फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करते हैं तो उसको बॉल्स-शीमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बॉल्स-शीमैन रिएक्शन। सब NCERT की चीजें बस समराइज्ड फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपके लिए याद करना आसान रहे, दैट्स इट, है ना बेटा। यहाँ पर अगर आप BF4 नेगेटिव से रिएक्शन कराते हैं HBF4 से, तो HCl बाहर निकल गया, Cl को हट के BF4 आ गया, एंड रिस्पेक्टिवली हीट करके आपको मिलता है आपका फ्लोरोबेंजीन, एंड NaNO2 की प्रेजेंस में मिलता है आपको बेटा आपका नाइट्रोबेंजीन। ये है एक समराइज्ड फॉर्म में आपके पास क्विक एक रिएक्शन का फ्लो चार्ट। अब हमारे पास एक और रिएक्शन होती है बेटा कपलिंग रिएक्शन, वो भी आपकी डायज़ोनियम की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायज़ोनियम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड BDC की रिएक्शन आप फिनॉल से कराओ, अमीन से कराओ, दो तरीके से होती है। फिनॉल से कराते हो तो आपको बेस की प्रेजेंस में कराना होता है ना, pH आपका ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, बेस यानी कि pH ज़्यादा। उस सिचुएशन में होता क्या है बेटा, आपके पास जो है ये जो N2 वाला पार्ट होता है उसी के साथ इसका हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है और ये N नीचे जुड़ जाता है, तो इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, है ना। ये जो ग्रुप होता है ना बेटा, इस ग्रुप को बोला जाता है अजो ग्रुप, NN ग्रुप को बोला जाता है अजो ग्रुप, है ना। तो इसके पैरा में है ये अजो ग्रुप, है ना, और हाइड्रोक्सी OH के लिए तो पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन।
पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। ये अजो नाम जो है ये हम इसके लिए लगाते हैं, एन डबल बॉन्ड के लिए। और जब आप इसकी रिएक्शन अमीन से कराते हो तो आपको एसिडिक मीडियम रखना होता है, उसके हिसाब से आपका पीएच सेट होता है। सिमिलरली यहाँ पर आपका Cl निकलेगा, यहाँ से H हटेगा, HCl बाहर निकल गया, N2 इसके साथ जुड़ गया, तो अब आपके पास पैरा अमीनो अजोबेंजीन हो जाएगा, है ना। अमीनो ग्रुप आपके पैरा में है, अजो ग्रुप है ना, और बेंजीन ग्रुप, पैरा अमीनो अजोबेंजीन। और ये आपका येलो कलर का होता है, मैंने कलर से भी रिप्रेजेंट किया है, उसको ऑरेंज से ही लिखा है तो इसको येलो से ही लिखा है। इससे ज़्यादा हमारी डाइजोनियम की कोई रिएक्शन नहीं है, ये सब आपको आना चाहिए। एक समराइज्ड फॉर्म में बेटा फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चों का डिमांड होता है कि मैम एक क्विक सी हमें रिवीजन दे दीजिए, हमें फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे दीजिए, रिएक्शंस बता दीजिए, तो उनके लिए है बेटा ये सब। तो मैंने आपको मोटा मोटा पूरा एक रिवीजन करा दिया है, सारी की सारी रिएक्शंस का, सारे के सारे क्वेश्चंस का, जितना भी हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम है बेटा उसके हिसाब से। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे बेटा। कहता है कि इन सब में से कौन सा अमीन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। तो एन के साथ अगर आपके पास एक ही आपका ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर एराइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये बेटा आपका प्राइमरी अमीन हो जाएगा, है ना। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन है ना, एक हाइड्रोजन है, एक NH2 है ना, और यहाँ पर आपके पास एक C2H5 ग्रुप अटैच्ड है, और इसके साथ भी बेटा एक C2H5 ग्रुप अटैच्ड है। इस तरीके से आपका कंपाउंड है। पर नाइट्रोजन के साथ तो बेटा एक ही एल्काइल ग्रुप है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन हो जाएगा। नाइट्रोजन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप है उसी को ही ध्यान में रखना है बस। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, फिर आपके पास क्या है C2H5, यहाँ पर भी आपके पास क्या है C2H5, तो ये बेटा आपका सेकेंडरी अमीन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो है एक तो बेटा एराइल ग्रुप अटैच्ड है, एक एल्काइल ग्रुप इधर, एक एल्काइल ग्रुप इधर, तो ये बेटा आपका टर्शरी अमीन हो जाएगा। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो बेटा, है ना। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा, आपको बताना है, आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है बेटा। तो सबसे पहले आपके पास है C2H5, एनिलीन, अमोनिया एंड ये सब। तो इसके लिए बेटा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ की बात करी जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करी जाती है, तो हमेशा एल्काइल अमीन एराइल अमीन से ज़्यादा बेसिक होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, एल्काइल अमीन बेटा, एल्काइल अमीन हमेशा एराइल अमीन से ज़्यादा बेसिक होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, इसका रीज़न क्या है, ध्यान रहे। जब आप एल्काइल अमीन की बात करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, C2H5NH2, है ना, ये लोन पेयर होते हैं। आपके पास कोई भी लुइस एसिड आएगा, आप उसको डोनेट कर पा रहे हैं अगर आराम से, तो आप एक बहुत अच्छे लुइस बेस हैं, है ना। लेकिन अगर बेटा आप एराइल अमीन की बात करते हो ना, तो उसके सिचुएशन में क्या होता है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। ये जो NH2 पे जो लोन पेयर है ना बेटा, वो अगर आप किसी H पॉजिटिव को देना चाहते हैं ना, तो आप इजीली नहीं दे पाते। रीजन बीइंग कि वो आपका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। यहाँ पर जो लोन पेयर होता है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, है ना, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। वो इतना फ्री नहीं है जितना कि ये वाला लोन पेयर फ्री होता है, वो उतना फ्री नहीं है जितना कि ये वाला लोन पेयर फ्री है। तो इस वजह से आपके एराइल अमीन एल्काइल अमीन से लेस बेसिक होते हैं, ठीक है। अब H पॉजिटिव है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कराना है, तो कौन सी ज़्यादा फ्री है, जो ज़्यादा फ्री है वो ज़्यादा बेसिक है ना बेटा। तो ध्यान रहे, यही चीज़ है हमारी सबसे पहले ध्यान रखने वाली। तो सबसे पहले बेटा अगर आपसे पूछा जाए, एक है आपके पास एनिलीन और एक है आपके पास बेटा बेंजीन के साथ CH2NH2। अब ये बेटा आपका एराइल अमीन है, यहाँ पर आपका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर आपका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ये आपका एराइल अमीन नहीं है, ये आपका एराइल अमीन है। तो ध्यान रहे, इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आपका एल्काइल अमीन है और ये बेटा आपका एराइल अमीन है। सबसे पहले मैंने आपको इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन है तो उसको दूर कर दिया है।
तो सबसे पहले बेटा हम ऑर्डर अरेंज करवाएंगे किस चीज का, सबसे पहले हम ऑर्डर अरेंज करवा लेते हैं सारे के सारे हमारे जो हैं एल्काइल अमीन का, ठीक है। तो कौन कौन से हैं बेटा आपके पास, C2H5 हो गया है ना, और ये C2H5 होल ट्वाइस NH हो गया है ना। तो पहले होगा बेटा आपके पास C2H5 होल ट्वाइस NH, उसके बाद बेटा C2H5 NH2, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक आपके पास ये हो जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि इसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसके पास कम एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। उसके बाद बात की जाती है आपके पास कौन कौन से आपके डन हो चुके हैं, ये डन हो चुका है बेटा और आपका ये डन हो चुका है। अब इन दोनों में से ज्यादा आपका जो है बेसिक कौन सा होगा, आपका सेकेंड और आपके इस रिस्पेक्टिव कंपाउंड में से। तो अब आपके पास बेसिक आएगा बेटा कौन सा, आपके पास आ जाएगा C6H5 CH2 NH2। उसके बाद आ जाएगा बेटा आपके पास अमोनिया, और फिर आपके पास आ जाएगा बेटा आपका एनिलीन। एनिलीन यहाँ पर सबसे कम बेसिक होगा क्योंकि उसका जो लोन पेयर है वो कंप्लीटली रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, वो आपके अमोनिया से भी कम बेसिक होता है ना बेटा, वो आपका अमोनिया से भी कम बेसिक होता है। तो ध्यान रहे ये तीनों के तीनों जो है आपके वो एल्काइल अमीन से हमारे जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रहे बेटा इस चीज का। और इन दोनों में फिर उसके बाद जो है आपको पता है यहाँ पर लोन पेयर फ्री है और यहाँ पर बेटा आपका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। ध्यान रहे अमोनिया और एनिलीन में से आपका अमोनिया जो है वो ज्यादा बेसिक होगा, बेटा। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं बेटा हम अपने सेकंड पार्ट पे। अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें एक्वा सोल्यूशन के हिसाब से ही अपना आंसर को करना होता है, और आपको बहुत अच्छे से पता है इस बात का कि यहाँ पर आपका R ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप नहीं है, और अगर मिथाइल ग्रुप नहीं होता तो आपका Kb का जो वैल्यू होता है दैट इज सेकेंडरी बेटा, देन टर्शरी एंड देन प्राइमरी। तो ये आपके पास आपका Kb का वैल्यू हो जाता है। तो उसके हिसाब से बेटा आप सबसे पहले तो उतना आंसर कर लो, है ना। तो आपको पता है कि आपका C2H5 होल ट्वाइस NH सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बेटा इसकी रहेगी, देन आपके पास रहेगी C2H5 होल थ्राइस N की रहेगी बेटा, और फिर उसके बाद रहेगी C2H5 किसकी बेटा, NH2 की रहेगी। सबसे पहले आप इसके हिसाब से आंसर कर दो। और आपको पता है बेटा कि ये एराइल अमीन है, बाकी सभी के सभी एल्काइल अमीन है ना। ये सभी के सभी क्या है, एल्काइल अमीन है, और बाकी आपके पास क्या है, एराइल अमीन है। तो इसी के बाद ही में ही आएगा बेटा, इसी के बाद ही में ही आएगा आपका क्या, अब इसी के बाद में ही आएगा बेटा आपका क्या, आपका C6H5NH2, क्योंकि आपको पता है उसमें लोन पेयर आपका कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कमी होगी। तो आप सेकंड अपना ऑप्शन बहुत आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास CH3NH2, ये आपका प्राइमरी अमीन हो गया, ये आपका बेटा सेकेंडरी अमीन हो गया, ये टर्शरी अमीन हो गया, ये आपका एनिलीन हो गया यानी कि आपका एराइल अमीन हो गया, है ना। ये अर एल्काइल अमीन हो गया, अर एल्काइल अमीन हो गया। तो आपको पता है बेटा कि जब आपके पास आपका R मिथाइल ग्रुप होता है तो उस सिचुएशन में सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी, ये आपके पास आपकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। ये बेटा आपके पास आपकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, आप जानते ही हैं, है ना। और आपको पता है कि एल्काइल अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ एराइल अमीन से ज़्यादा होती है, ये मैंने अभी आपको बताया, यह भी आपको पता चला। तो सबसे पहले हम सारे के सारे एल्काइल अमीन को देख लेते हैं, है ना। इसका नाम रख लेते हैं बेटा A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका D, और ये हो गया आपका E, है ना। तो सबसे पहले सारे के सारे एल्काइल अमीन देख लो। तो सबसे पहले तुम्हें कौन सा लेना पड़ेगा बेटा, सेकेंडरी लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले आएगा B। फिर कौन सा लेना पड़ेगा बेटा आपको, प्राइमरी, तो आपके पास आएगा A। फिर कौन सा लेना पड़ेगा बेटा, टर्शरी, तो आपके पास आएगा C। तो पहले तो एल्काइल अमीन्स को आपने डन कर लिया। फिर एराइल अमीन में आइए, आपको पता है ये C6H5NH2 है, ये C6H5CH2NH2 है। यहाँ नाइट्रोजन डायरेक्टली लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर बीच में CH2 आने की वजह से इन्वॉल्व नहीं हो पाता। तो इन दोनों में से फिर किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी बेटा, E की ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू D। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। मोटा मोटा आपको बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एराइल अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ जो है एल्काइल अमीन से कम होती है,
एराइल की बेसिक स्ट्रेंथ एल्काइल से बेटा कम होती है, ध्यान रहे, क्योंकि आपका लोन पेयर फ्री नहीं होता, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आता है बेटा अगला सवाल, है ना। अगला सवाल आपके पास आता है, वो आपसे कहता है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, पीकेबी ऑफ द एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ द मिथाइल अमीन। देखो बेटा, जितना ज़्यादा केबी होता है उतनी ही ज़्यादा आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है, उतनी ही कम आपकी पीकेबी की वैल्यू होती है। तो जितनी ज़्यादा पीकेबी की वैल्यू उतने बुरे बेस आप कहलाएंगे। तो ये आपसे कह रहा है कि पीकेबी की जो वैल्यू है वो आपके पास एनिलीन की ज़्यादा होती है, यानी कि एनिलीन एक बुरा बेस है ना, एज कंपेयर टू मिथाइलामीन, है ना। यानी कि ये आपसे कह रहा है कि इसकी पीकेबी की वैल्यू ऐसी क्यों है, या हम सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा क्यों होता है ना। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा क्यों होता है कि मिथाइल अमीन ज़्यादा बेसिक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोन पेयर किस में इन्वॉल्व होता है बेटा, यहाँ पर लोन पेयर इन्वॉल्व होता है किस में, रेजोनेंस में। यहाँ बेटा लोन पेयर इन्वॉल्व होता है किस में, रेजोनेंस में। हमेशा आपका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व्ड है। ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, है ना। हम कह सकते हैं ये चीज़ कि एनिलीन में लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, है ना। आपका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व्ड है तो वो फ्री नहीं है बेटा, तो आप कैसे दे पाएंगे किसी भी रिस्पेक्टिव लुईस एसिड को। यहाँ पर आपका लोन पेयर क्या है, फ्री है। यहाँ आपका लोन पेयर क्या है, फ्री है। तो आप आराम से जिसको देना चाहो लोन पेयर दे सकते हो, आप आराम से बेटा जिसको चाहो अपना लोन पेयर दे सकते हो, है ना। अब कहता है इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज एनिलीन इज नॉट। ऐसा क्यों बेटा, कहता है अगर हम इथाइल अमीन को लें और उसको पानी में डाल के डिसॉल्व करना चाहें तो वो बड़े प्यार से हो जाएगा। तो होने का रीज़न है ना बेटा कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, जैसे आप H पॉजिटिव को डोनेट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा C2H5NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये इस तरीके से पानी के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि एनिलीन हो जाए, एनिलीन के अंदर भी ये बात हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो यहाँ पर लोन पेयर है ये आपका फ्री नहीं होता, ये तो आपका रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो आप H पॉजिटिव को कैसे देंगे, ये लोन पेयर आप दे ही नहीं पाएंगे। वो लोन पेयर तो आपका इन्वॉल्व है इन रेजोनेंस, तो ये फ्री ही नहीं है। तो इस वजह से ऐसा होता है ना। Lone pair can be donated to the H positive ion and you can get soluble, whereas in this case you are not having the free lone pair, nitrogen is not having the free lone pair. तो कैसे होगा, उसके बाद कहता है बेटा although amine group is orthopara directing in a aromatic electrophilic substitution reactions, aniline on nitration gives a meta nitro aniline. अब ध्यान से सुनना है बेटा मेरी बात को। देखो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी ये बात समझाई है कि जब भी हमारे पास हमारे बेंजीन में जो ग्रुप लगा होता है ना, मैंने आपको समझाई थी बेटा ये बात, कि जो हमारे पास ये ग्रुप लगा होता है G, अगर इस G ग्रुप का फर्स्ट एटम है ना, फर्स्ट एटम पे या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो आपका ये ग्रुप क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके क्या होते हैं बेटा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं बेटा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये हमेशा जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही भेजेंगे। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेटा उसको ये हर हालत में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही भेजेंगे। कौन सा, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये कहता है कि अगर हम जो है हमारे पास एनिलीन जो है उसकी अगर हम नाइट्रेशन करा दें, तो होता क्या है, आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए बेटा कौन सा, एक तो आपका कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, यहाँ पर NO2 पॉजिटिव होता है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आपका NO2 पॉजिटिव होता है, ये आपको पता ही होगा बेटा। तो आपको पता है बेटा कि आपको प्रोडक्ट एक तो ऑर्थो मिलना चाहिए है ना, आपको प्रोडक्ट बेटा ऑर्थो मिलना चाहिए।
और आपको प्रोडक्ट पैरा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेटा आपको एक और प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज द मेटा प्रोडक्ट, है ना। एक और प्रोडक्ट मिल जाता है बेटा आपको, मेटा प्रोडक्ट, है ना। ये हमारा जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो होता है ऑर्थो वाला, ये प्रोडक्ट होता है बेटा पैरा वाला, और ये होता है बेटा आपका मेटा वाला। ये आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ऑर्थो भी, पैरा भी बेटा, और आपके पास आपका मेटा भी, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। और अगर मैं आपसे इनके रेशो की बात करूं, अगर मैं आपसे बेटा इनके रेशो की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा आपको मिलता है पैरा प्रोडक्ट, फिर मेटा प्रोडक्ट, और फिर ऑर्थो प्रोडक्ट। यानी कि मेटा का काफ़ी अच्छा परसेंटेज भी आपको मिलता है, काफ़ी अच्छा मेटा का परसेंटेज भी मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर हमें मेटा प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है? हमें तो बेटा ऑर्थो प्रोडक्ट मिलना चाहिए और आपका पैरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बताइए बेटा क्या है इसका रीज़न, है ना बेटा। ये मिलता है बेटा हमें 51%, ये मिलता है 47%, और ये मिलता है बेटा हमें 2%। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, इसका रीज़न है कि जब हम एनिलीन की बात करते हैं ना, जब हम एनिलीन की बात करते हैं, तो ये रिएक्शन आपका जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, दैट इज HNO3 एंड H2SO4, ये आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। और ये जो आपकी रिएक्शन होती है, ये आपकी वाटर की प्रेजेंस में होती है, यानी कि आपको हमेशा H पॉजिटिव की अवेलेबिलिटी तो मिलती ही है। अब ये जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना बेटा, ये अपना लोन पेयर जाके इस H पॉजिटिव को डोनेट कर देता है और आपके लिए बना लेता है क्या? एनिलीनियम आयन, है ना। एनिलीनियम यहाँ पर आपके पास बन जाता है। क्या बनता है बेटा? एनिलीनियम। अब आपके पास जो आपका ये ग्रुप होता है ना बेटा, ये G ग्रुप जब आपके पास बनता है ना, इसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, और ये आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है। यानी कि अगर आप एनिलीनियम आयन में किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को भेजेंगे बेटा, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ पे अटैच होगा? वो इलेक्ट्रोफाइल बेटा हर हालत में अटैच होगा आपका मेटा पोजीशन पे। कहाँ अटैच होगा? मेटा पोजीशन पे, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव की प्रेजेंस रहती है, तो आपके पास एनिलीन के साथ साथ एनिलीनियम आयन भी प्रेजेंट होता है। तो एनिलीन आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देता है और एनिलीनियम आयन आपको मेटा प्रोडक्ट भी दे देता है। उसका रीज़न ये है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ H पॉजिटिव आयन इन द मीडियम। ठीक है बेटा, इसलिए आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ द मेटा मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन इज प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड का मतलब जो हाइड्रोजन है आपका एनिलीन में नाइट्रोजन के साथ, वो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो H पॉजिटिव को डोनेट कर दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी आपके पास एक सवाल बनता है, मैंने आपको समझा दिया है। कहता है बेटा एनिलीन डज नॉट गो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता, ऐसा क्यों बेटा? अब एनिलीन में क्या है ना, ये आपके पास आपका लोन पेयर है और आप रिएक्शन कराना चाहते हो RCl एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो होता क्या है ना बेटा, ये लोन पेयर जाके इसके साथ रिएक्शन करने लग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपके पास एक लुईस एसिड, है ना, जो कि हमेशा आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रखता है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसके पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस एल्यूमिनियम क्लोराइड को दे देता है, तो उसके पास अब कोई लोन पेयर फ्री बचता ही नहीं है ना। इसलिए बेटा जब उसके पास कोई लोन पेयर फ्री बचता ही नहीं है, तो फिर वो आपके पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कैसे हो पाएगी? तो फिर आपका यहाँ पर इस रिंग के अंदर एल्काइल ग्रुप कैसे लग पाएगा? आपको पता है ना कि ये रिएक्शन होती कैसे है। इस रिएक्शन में आपके पास RCl होता है जो रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करता है,
तो आपके पास R पॉजिटिव बनता है प्लस AlCl4 नेगेटिव बनता है। तो आपको ये कार्बोकेटाइन मिलता है ना बेटा, लेकिन अब तो जब आपका AlCl3 इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा तो कैसे आपको कार्बोकेटाइन मिल पाएगा, है ना। कैसे आप ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट को बना पाएंगे, कैसे बना पाओगे बेटा, आपके पास तो फ्री ही नहीं है, आपके पास तो बेटा फ्री ही नहीं है ना। आपके पास तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, NH2R मिलना चाहिए था बेटा, प्लस क्या मिलना चाहिए था, NH2R। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट तो बेटा ऑर्थो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था और पैरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आपका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड को दे दिया जाता है। ध्यान रहे बेटा। तो आपके पास कोई फ्री नहीं रहता, ठीक है, ध्यान रहे ये चीज। उसके बाद आता है बेटा, डायazonium salts of aromatic amines are more stable than those of the aliphatic amine। आपसे कहता है कि हमारे पास एक तो डायazonium सॉल्ट है बेटा, किसका, एलिफैटिक अमीन का, और एक है बेटा हमारे पास किसी भी एरोमेटिक अमीन का, ये है बेटा एलिफैटिक अमीन का, है ना। तो यहाँ हम N ट्रिपल बॉन्ड N ले लेते हैं, पॉजिटिव C6H5, ये है आपका एलिफैटिक, ये है बेटा एरोमेटिक। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा आपके पास कॉन्जुगेशन, है ना, रेजोनेंस होने की वजह से, है ना। तो आप जब चाहें यहाँ पर अपना रेजोनेंस कर सकते हैं, या आपका चार्ज शिफ्ट हो सकता है, पूरी रिंग में चार्ज घूम सकता है, यहाँ पर आपके पास कोई पॉसिबिलिटी कॉन्जुगेशन की नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेशन। इसलिए डायज़ोनियम सॉल्ट जो है एरोमेटिक अमीन से जो बनते हैं वो आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द एलिफैटिक अमीन्स। आप चाहो तो बेटा इसके कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आपको मन कर रहा है बनाने का तो आप बना सकते हो, आपको मन कर रहा है कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का तो इवन आप वो भी बना सकते हो, है ना। ये है आपके पास, ये वाला बॉन्ड आपका बाहर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, एज अ रिजल्ट आपके पास बनता है ये N डबल बॉन्ड N नेगेटिव, है ना बेटा। और जो है यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसे आपके पास आ जाएगा। ये आप अपने डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो बनेगा आपके पास कुछ ये, है ना। यहाँ आपका बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, N पॉजिटिव डबल बॉन्ड N नेगेटिव बेटा। सिमिलरली इस बॉन्ड को आप इधर ले आइए तो आपके पास आपके कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इस तरीके से। आई थिंक आप सभी को ये स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से आते हैं, है ना। ये आपने आई थिंक अपना बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं। कुछ नहीं करना होता है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। ये आपको पता है बेटा कि ये आपका जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है बेटा ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास फर्स्ट एटम पे, जी ग्रुप के फर्स्ट एटम पे, मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, ना लोन पेयर प्रेजेंट है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो हो नहीं सकता। ये कौन सा ग्रुप होगा बेटा, ये आपके पास होगा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ से खींचेगा, बाहर खींचेगा, तो आपको खींचता हुआ ये दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा बीच में आ गई। अगर नाइट्रोजन पे आपके पास कितना चार्ज आ रहा है इसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। देखो बेटा, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है ना वो आपके पास कितनी होती है, 3 होती है ना। अगर नाइट्रोजन कभी भी अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाए, है ना, वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाए, या बेटा अपनी वैलेंसी के जितने बॉन्ड बनाए, या फिर वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाए, है ना। तो पहली सिचुएशन क्या है बेटा, अगर आपके पास वैलेंसी ज़्यादा है बॉन्ड कम है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। अगर आपके पास जितने बॉन्ड है उतनी ही वैलेंसी है
या फिर आपके पास वैलेंसी कम है और बॉन्ड ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, ध्यान रखना है। अब देखो इस नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन बीच वाला ये वाला कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, यानी कि अपना बॉन्ड जो है वैलेंसी से ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब तुमने जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरीके से शिफ्ट करा, अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 2, वैलेंसी से कम बना रहे हैं, तो इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चार्जेस किस तरीके से आते हैं तुम इस ट्रिक के थ्रू हमेशा ध्यान रख सकते हो। ये हर एक एटम पे लगता है। मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए सिखाया, आप ऑक्सीजन के लिए, कार्बन के लिए, जिसके लिए निकालना चाहो ये अपना मेथड लगा सकते हो। तो बेटा कॉन्जुगेशन स्टेबलाइजेशन है, तो इसलिए आपका जो है डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल है। अब आते हैं अगले सवाल पे। आपसे कहता है कि इन रिएक्शंस को कंप्लीट करिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस एंड नेम द प्रोडक्ट्स। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, डेल नेगेटिव चार्ज है, लोन पे जाके H पे अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 एंड देन CH2 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। तो ये आपके पास क्या था बेटा, ये आपके पास था प्रोपानामाइन। यहाँ आपको क्या बोलेंगे आप इसे, प्रोपेनियम क्लोराइड। ये आपके पास आंसर हो जाएगा बेटा। अब आता है बेटा आपके पास ये रिस्पेक्टिव कंपाउंड। सबसे पहले इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा ट्राई इथाइल अमीन। अब यहाँ पर आपको पता है डेल पॉजिटिव चार्ज, डेल नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने लोन पेयर को डोनेट करा, तो C2H5 होल थ्राइस NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा बेटा, है ना। ये आपके पास आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राई इथाइल बेटा अमोनियम क्लोराइड। तो ये सब आपके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अब देखो बेटा जितना भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। सारी रिएक्शंस हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। जो भी बचा था वो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में करा दिया है। अब कुछ भी आपका ऐसा नहीं बचा है जो आपको नहीं आता है। अब अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को परफॉर्म करिए। उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ, इट्स मोर देन इनफ बेटा। तो अब आपको अमीन्स चैप्टर के एनसीईआरटी के सवालों को लगाना है, और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन बैंक है तो उसको लगाना है। मुझे नहीं लगता कि अब आप किसी भी चीज़ में फंसेंगे। छोटी छोटी चीज़ों का बस ध्यान रखना बेटा। पूरा चैप्टर को रिवाइज करा दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हमने यहाँ पर लिए हैं। तो आई थिंक आपकी अब प्रिपरेशन चारों चैप्टर्स की बहुत अच्छी है। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके साथ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ, है ना, जिससे कि आपका हॉरिजन बढ़े, है ना। अगर आपको फिर भी थ्योरी बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए, बहुत डिटेल में, देखो बेटा 1.5 घंटे में पूरा डिटेल में तो हो पाना बहुत मुश्किल है। और ये बैच जो है वो आपकी पूरी की पूरी तैयारी होने के बाद एक क्रैश कोर्स की तरह एक बैच है। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी थ्योरी नहीं है तो आप वहाँ से सबसे पहले अपना फिर बेसिक डन करिए। आपके पास बहुत सारे बैचेस एनसीईआरटी वाला पे, और उसके बाद फिर बेटा आप इन लेक्चर्स पे आइए, क्योंकि मैंने आपको कम्प्लीटली CUET के हिसाब से ही कॉन्टेंट को दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अपने पास अब किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अच्छे से देखिएगा, है ना बेटा। अमीन्स चैप्टर डन हो गया है, चारों चैप्टर्स डन हो गए हैं। आपको मैं बस एक ही सलाह दूंगी कि CUET के लिए एनसीईआरटी के एक एक सवाल को लगाएं, कोई भी सवाल ना छोड़ें, क्योंकि आपके CUET के अंदर सवाल एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। इस बात की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, है ना। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी इस टाइम पर भगवान होनी चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।